नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंगाल की हिंसा पर राज्यपाल धनखड़ का सबसे सख्त बयान। बोले, ममता सरकार हालात को सुधारना ही नहीं चाहती, राज्य में संविधान खत्म। किसान के नाम पर आंदोलन करने वाले शैतानों की पोल खुली। टिकरी बॉर्डर पर युवती से गैंगरेप के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर। आंदोलन के बड़े नेता भी बेनकाब। वैक्सीनेशन को लेकर भारत ने चीन और अमेरिका को पछाड़ा। अब तक 17 करोड़ के पार पड़े डोज। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने सीना ठोककर कहा, वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज, दखल की जरूरत नहीं। दिल्ली में ऑक्सीजन उपकरणों की कालाबाजारी पर केजरीवाल के करीबी नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस। बीजेपी ने कहा, महामारी में भी केजरीवाल कर रहे हैं ड्रामा। कांग्रेस में जारी है संगठन की टेंशन। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए होने वाला चुनाव टाला। अधर में लटके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अरमान। सबसे पहले खबर बंगाल से। ममता बनर्जी ने तीसरी बार सत्ता संभाल ली, पर राज्य में हिंसा अब भी बदस्तूर जारी है। हालात इतने खराब हैं कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ये तक कहना पड़ गया कि राज्य में संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची है। राज्यपाल ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि रात को कुछ और रिपोर्ट मिलती है और सुबह ममता प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है। धनखड़ ने ममता सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी मंशा ही नहीं है कि राज्य में हालात ठीक हो। डॉक्टर साहब, बंगाल को तो नर्क बनाकर रख दिया है ममता बनर्जी ने। देखिए, वहाँ जो हो रहा है वो कंप्लीट, जो कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। वो इसलिए क्योंकि खबरें तो आ रही हैं, भले वो नेशनल टीवी पे दिखाई नहीं देती हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट उसमें निहित है, लेकिन वहाँ पे जो रोज़ जिस तरह की खबरें आ रही हैं और गवर्नर साहब जिस तरीके से एक एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि वो अधिकारियों को कहते हैं कि भाई क्या हिंसा हुई, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या आपने एक्शन लिया, उसकी रिपोर्ट दें। ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया अधिकारियों को कि गवर्नर को कुछ नहीं बताया जाएगा। गवर्नर साहब खुद फ़ोन करके सेक्रेटरी और डीजीपी को कहते हैं कि उस जगह पे ये हिंसा हो रही है, उस पर कुछ कार्रवाई की जाए। मालूम चलता है कि अगले दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई उसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं होती। मतलब ये कि गवर्नर साहब को पूरी तरह से डार्क में रखा जा रहा है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं स्टेट के, उनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे कानून की रक्षा हो। इतना ही नहीं, एक और बात मैं आपको बताऊं, बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है ये। धनखड़ साहब ने कहा कि वो खुद उन इलाकों में जाना चाहते हैं जहाँ से उनको खबरें मिल रही हैं कि हिंसा हो रही है, महिलाओं के खिलाफ जो है वो शोषण हो रहा है, वहाँ पे बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। इनसे कहा गया कि भाई आप नहीं जा सकते, कोई व्यवस्था नहीं है इनको जाने के लिए। अब आप ये सोचें कि आदर कोई घटना नहीं हो रही है या फिर घटना हो रही है। घटना अगर नहीं हो रही है तो धनखड़ साहब को रोकने का या किसी और को रोकने का, जो दिल्ली से जो लोग जा रहे हैं उनको रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। पुलिस वालों को, मीडिया को बंगाल की सरकार खुद लेकर के जाती, बताती कि देखिए ये जगह है, इसके बाद यहाँ के बारे में कहा गया कि भाई आगजनी की घटना घटी है, यहाँ कुछ नहीं है। गांव वालों के सामने आप कहते कि भाई इसको नॉर्मली आप करने दें, और अगर घटना हो रही है उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो गवर्नर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस हिंसा को न रोकना चाहती है और ना ही हिंसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है। जी डॉक्टर साहब, आप खबर टिकैत के टेंट में सबसे बड़े गुनाह की।
जो लोग किसानों के नाम पर पिछले कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर जाम लगाकर हाई फाई टेंट में रह रहे हैं, आज एक खबर ने उनकी असली सूरत बेनकाब कर दी। पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर टेंट के अंदर एक युवती से गैंगरेप के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। खबर यह है कि बंगाल से एक लड़की को किसान आंदोलन के नाम पर बहला फुसला कर लाया गया, यहां उसके साथ रेप किया गया और फिर उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई। डॉक्टर साहब, किसानों के वेश में ये तो शैतान निकले और सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल और योगेंद्र यादव जैसे लोग अब मुंह सिलकर बैठे हुए हैं। देखिए, ये किसान तो है ही नहीं, ये तो आंदोलन जीवी हैं, प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स थे और ये इनकी जीविका का माध्यम है। प्रोटेस्ट करना, दलाली करना, पॉलिटिकल पार्टी से चंदे लेना, ये इनका काम है। और अब इतनी बड़ी घटना घट गई। क्या आप आंदोलन के नाम पे महिलाओं को वहाँ पे आप बुलाते हैं और उनके साथ गैंगरेप की घटना। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि वहाँ के तमाम बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो चढ़ूनी हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, ये तमाम, चाहे वो गुरनाम सिंह, सारे लोगों को इस घटना के बारे में मालूम था, लेकिन मौत के 8 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई संवेदना नहीं। और तो और ये इस तरह के गिद्ध लोग हैं कि जब उस बच्चे की मौत हुई तो उसकी लाश को लेकर के वो आंदोलन स्थल पे घुमा रहे थे कि ये शहीद हो गई, शहीद हो गई, लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। अब जब पूरा माजरा समझ में आ रहा है कि ये लोग बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से पैसे लेकर के वहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए गए थे, वहीं इस लड़की से वो इन लोगों की मुलाकात होती है और उन्हें बहला फुसला करके कि भाई चलो आंदोलन में तुम शरीक होना, और वो ट्रेन में बिठाते हैं और ट्रेन में उसके साथ जो है वो ट्रेन में बैठी है 11 अप्रैल को, और उस दिन से ही इन लोगों ने उसे एक, उसको कह सकते हैं कि आपने एक ऑब्जेक्ट समझ लिया, एक महिला को। कोई वहाँ पे किस कर रहा है, कोई टच कर रहा है, उसका वो विरोध करती रही, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचती टिकरी बॉर्डर के ऊपर तो उसको उस टेंट में रहने दिया जाता है कि जहाँ ये दरिंदे उस टेंट में थे कि आप मेल फीमेल सब, ये क्या हो रहा है। बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, महिला, लड़के, लड़कियां, सब, आप माने खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है वहाँ पे। ये घटना तो मौत के बाद ये सामने आई है घटना, क्योंकि पीड़िता के पिता ने इनके पोल को खोल दिए हैं। अदरवाइज इस तरह की कितनी घटना वहाँ पे हो रही होगी। ये सब की सब जिम्मेदारी ये फर्जी किसान नेताओं की है। 6 के ऊपर केस हुआ है और ये यकीन मानना चाहिए कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन्हें जेल की सलाखों के पीछे जो है भेजा जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब खबर कोरोना को लेकर मोदी सरकार के एक्शन की। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन का काम बेहद तेजी से जारी है। भारत में 17 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं और इस मामले में हम अमेरिका और चीन को पछाड़ चुके हैं। और यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार से हिसाब मांगा तो सरकार ने सीना ठोक कर कहा कि काम तेजी से चल रहा है, इसमें किसी तरह के दखल की जरूरत नहीं है। इस बीच पिछले 1 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है जब 24 घंटे के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस में करीब 50,000 की कमी आई है। डॉक्टर साहब, क्या ये हमें मान लेना चाहिए कि महामारी से जीत के रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इस महामारी से दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जीतना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी करें, इस महामारी से तो जीतना है ही। अब सवाल ये है कि जो रोज़ इस तरह की खबरें आती हैं, दिल्ली हाई कोर्ट तो मद्रास हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, इसकी ज़रूरत क्या है? हालांकि कोर्ट का काम इस देश के अंदर में कहीं कोई विवाद है तो उसको सुलझाने का है। कोर्ट का ये काम नहीं है कि भाई कितनी डोज मिलने चाहिए, कब मिलना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए, किसको, ये सारे एग्जीक्यूटिव का काम है। और एग्जीक्यूटिव अगर अपने काम में फेल हो जाता है तब अब दरअसल हो क्या रहा है, इसको बहुत ही माइन्यूटली समझिए कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो कोर्ट के जरिए वो कोरोना के ऊपर राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। इनको भी लताड़ पड़ती है, लेकिन फिर भी अब जैसे आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लताड़ा है। उन्होंने पूछा कि भाई इतने सारे बेड और ये सारा चीज़ है, उसको फिर भी ये वेटिंग में क्यों आ रहा है, लोगों को इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है?
तो दरअसल क्या है कि जो केजरीवाल का अप्रोच है वो इस तरह का अप्रोच है कि भाई उसकी सिर्फ वाहवाही होनी चाहिए। वाहवाही इस चीज़ के लिए होनी चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता सके कि भाई हमने इतने बेड लगा दिए, इतने वेंटिलेटर्स लगा दिए। अरे भाई आपने इतने बेड लगा दिए, वेंटिलेटर्स लगा दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको मिल गया, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाले लोग कहाँ हैं? ये कैसे होगा? और जब तक वो वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाला नहीं होगा तो वेंटिलेटर किस काम का है? इसी विरोधाभास में ये लोग फंसे हुए हैं, लोग की मौत हो रही है और इन पॉलिटिकल पार्टीज को जो है राजनीति से फुर्सत नहीं मिल रही है। जी डॉक्टर साहब, अब खबर दिल्ली के केजरीवाल गैंग की। एक तरफ दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, दूसरी तरफ केजरीवाल केंद्र सरकार के सामने ऑक्सीजन का रोना रो रहे थे और तीसरी तरफ केजरीवाल के करीबी मंत्री और दोस्त ऑक्सीजन के उपकरणों की जमाखोरी में लगे हुए थे। नवनीत कालरा के कई ठिकानों से सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिले हैं। अब पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। दूसरी तरफ केजरीवाल कैबिनेट के मंत्री इमरान हुसैन पर भी जमाखोरी और कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी ने आज केजरीवाल पर यह कहकर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर दिल्ली को मौत के मुंह में धकेल दिया है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल के ड्रामे का क्या इलाज होगा? इससे क्या इलाज? कुछ नहीं इलाज हो सकता है। दिल्ली के लोगों ने चुना है, चुनी हुई सरकार है, उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, सारी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन वो जिम्मेदारी निभाने के बजाय वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बहुत ही बेशर्मी के साथ दिल्ली सरकार ने आज हाईकोर्ट में कहा कि जो इमरान हुसैन के घर में जो सिलेंडर्स मिल रहे हैं वो दरअसल वो सिलेंडर किसी वो जमाखोरी का नहीं है, वो बाहर से ऑक्सीजन लेकर के आता था और लोगों को बांटता था। दिल्ली सरकार से कोर्ट ने कहा है कि भाई कहाँ से उसने खरीदारी की, कहाँ कहाँ से परचेज किया, दिल्ली में उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिला। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन इमरान हुसैन के गोदाम में पड़े हुए सिलेंडर्स भरे हुए हैं, तो उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? एक सवाल जो कोर्ट ने नहीं पूछा, जिसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि जो इमरान हुसैन जो दावा केजरीवाल की सरकार वो कर रही है कि ये जमाखोरी की कैटेगरी में इसलिए नहीं आ रहा है कि वो बेच नहीं रहा था बल्कि वो मददगारों को मदद पहुंचा रहा था, तो वो लिस्ट जरा सा दिखाएं कि इमरान हुसैन किसकी मदद कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान हुसैन ने ये सोच लिया था कि सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को बचाने के लिए आप सारे सिलेंडर्स जो है 500-600 सिलेंडर्स आप अपने गोदाम में रख लो और जब किसी भी उसके समुदाय के लोगों को ज़रूरत हो तो उसे ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। और इस बात की जानकारी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन सबको हो कि भाई मुसलमानों को ऑक्सीजन देने के लिए इमरान हुसैन अपनी अलग तैयारी करके बैठ जाए कि ताकि उनका जो वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट रहे। ये एक जांच का विषय है और अगर ये जांच में ऐसा आता है कि इसने सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष को ही मदद पहुंचाई है तो इससे तुच्छ राजनीति कुछ और नहीं हो सकती। जी डॉक्टर साहब, और अब आखिरी खबर कांग्रेस की डूबती नैया की। अब इसे सोनिया गांधी का मोह कहें या फिर कांग्रेस के आंतरिक संगठन की कमजोर हो चुकी सियासत। एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी की करारी शिकस्त हुई, दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष को लेकर होने वाला चुनाव एक बार फिर टल गया है और अब कांग्रेस के बच्चे कुछ कार्यकर्ता एक बार फिर निराश हैं कि आखिर उन्हें किसके नेतृत्व में काम करना है। सोनिया गांधी के चुनाव टालने के इस फैसले पर कांग्रेस के अंदर ही कई तरह की बातें शुरू हो गई हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, भविष्य तो दुनिया के सामने है। जिस पार्टी का वर्तमान ही खराब हो उसके भविष्य के बारे में क्या चिंता। 23 कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर्स ने कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी को एक परमानेंट, एक्टिव, डायनेमिक प्रेसिडेंट चाहिए, फुल टाइम चाहिए। यह हमारे राहुल बाबा हैं, वो 15 दिन देश में रहते हैं, 15 दिन विदेश में रहते हैं और जब जब वो देश के अंदर रहते हैं वो किस तरह का ट्वीट करते हैं, किस तरह की बातें कहते हैं, उससे पार्टी को और नुकसान हो जाता है। लेकिन ममता और मोह, एक माँ का, वो उससे अलग हो नहीं रहा। इसलिए राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए, इसकी तैयारी हो गई। ये कहा गया कि भाई अभी जो चुनाव होंगे तो केरल जीतेंगे हम लोग, क्योंकि हर बार वहाँ पे सरकार बदल जाती है। वहाँ पौंडीचेरी में भी बीजेपी और उस अलायंस का कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, वहाँ हम फिर भी जीत सकते हैं।
और अगर असम में हम बदरुद्दीन की पार्टी के साथ अगर हाथ मिला लेते हैं तो कुल मिलाकर के 49% वोट हमारे पास आ जाएगा, और जब 49% वोट आ जाएगा तो वहाँ पे हम सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और जब 3-3 जगह, और डीएमके के साथ अलायंस हमारा है ही, तो ये 5 जगहों में से 4 जगह हमारी सरकार अगर बन जाती है तो इसका सारा सेहरा जो है जीत का वो राहुल गांधी के सिर पे डालेंगे, और इस चुनाव नतीजे के बाद उन्हें अध्यक्ष पद पे फिर से बिठा दिया जाएगा। अब हुआ उल्टा, पांचों के पांचों जगह पे बाकायदा कांग्रेस पार्टी कहीं सरकार नहीं बना सकी, और तो और बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 292 सीटों पे एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकी, और ये जो एक शर्मनाक हार है कि केरल में आपकी सरकार नहीं बन सकी, असम में भी आपको हार का सामना करना पड़ा। तो इसलिए सोनिया गांधी ने ये फैसला लिया कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ कई सारे कांग्रेस के लीडर सामने आ जाएंगे, और इस एम्बैरेसमेंट से बचने का एक ही तरीका है कि इस चुनाव को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन और सटीक जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट्स भी दीजिए। नमस्कार।